बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले के सेशन में हम मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो गैसेस हैं, जो लिक्विड सॉलिड और गैस मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो गैसेज हैं उनके प्रेशर और उनको फाइंड करने का और उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे लिक्विड्स के बारे में। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपथ्रस्ट और बेयोंसी के बारे में पढ़ते वक्त। तो बेयोंसी क्या है? अगर आपने कभी फील किया हो, आप एक कॉर्क का पीस लें, उसको पानी में डालकर उसको दबाने की कोशिश करें, तो आप फील करेंगे कि कोई नीचे से अपथ्रस्ट, कोई फोर्स लग रही है उस कॉर्क के ऊपर, जो उसको आपकी फोर्स से अगेंस्ट ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो वो फोर्स जो कॉर्क को या किसी भी सबमर्ज मटेरियल को ऊपर की तरफ धक्का मारती है, ऊपर की तरफ थ्रस्ट देती है, उसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं या बेयोंटिक फोर्स भी कहते हैं। और इस सारे फिनोमेना को हम बेयोंसी कहते हैं कि वो फोर्स जो किसी लिक्विड के अंदर जब किसी मैटर को सबमर्ज करते हैं और लिक्विड उसको आगे से रिएक्शन फोर्स दे, अपथ्रस्ट दे, उसको हम बेयोंटिक फोर्स और इस फिनोमेना को हम बेयोंसी कहते हैं। अब इसको एक जो साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उन्होंने इसी की बेस पर, इसी असूल की बेस पर जो फ्लोटिंग प्रिंसिपल है वो दिया था, जिसकी बेस पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। और उसकी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो वो स्टेट करता था, बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट fully or partially submerged in a fluid is equal to the weight of fluid displaced by the object। के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बियॉन्ड फोर्स लगती है, जो बेयोंसी का इफेक्ट उस पर आएगा, वो डिपेंड ये करता है कि जब हम उसको सबमर्ज करते हैं लिक्विड के अंदर, तो उसकी सबमर्ज होने के बाद जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उस जगह से, उस लिक्विड का वेट क्या है। अगर उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट उस जो सबमर्ज मैटर है उससे ज्यादा होगा तो वो जो मैटर है वो फ्लोट करेगा। अगर उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट उस सबमर्ज मैटर से कम होगा तो वो लिक्विड जो है वो सिंक कर जाएगा, उसके पास इतना नेसेसरी अब थ्रस्ट नहीं होगा कि वो मटेरियल जो है वो फ्लोट कर सके। इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट करें, आप किसी ब्रिक को लें और ये जिस तरह एक वेसल दिखाई गई है उसके इस किनारे तक आप इस वेसल को लिक्विड से फिल करते हैं। उसके बाद जब आप इस ब्रिक को इसके अंदर सबमर्ज करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से जो पानी है वो उसका लेवल जो है लिक्विड का राइज करेगा, और जब वो राइज करेगा तो आगे पड़े हुए कंटेनर के अंदर जमा हो जाएगा। अब ये जो डिस्प्लेस लिक्विड है, अगर इसका मैस जो हमारा ये वाला मैटर है या ये जो ब्रिक है उसके मैस से ज्यादा होगा तो ये इतना इनफ अपथ्रस्ट इसको मिल जाएगा कि ये जो ब्रिक क्या फ्लोट कर सके। बट अगर इस डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट है इससे कम होगा तो ये जो मैटर है ये सबमर्ज हो जाएगा। इस लॉ को आर्किमिडीज ने एक्सप्लेन किया था, जिसकी बेस पर हम ये जो मैटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैटर जो फ्लोट करेगा और कौन सा मैटर जो है वो सिंक कर जाएगा। अच्छा जी, अब इस फोर्स को हम किस तरह निकाल सकते हैं? इस फोर्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथमेटिकली कि ये जो बेयोंटिक फोर्स है उस वेट के इक्वल है जो लिक्विड जो वो डिस्प्लेस हुआ है, जिसको हम mg से भी डिनोट करते हैं। तो इस डिस्प्लेस फ्लूइड के जो वेट से हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैटर जो है वो फ्लोट करेगा और कौन सा डूब जाएगा। यही वजह है कि अगर आप एक वुड के पीस को लिक्विड के अंदर डालते हैं वो फ्लोट करता है, क्योंकि जब आप उसको लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हैं तो उसके सबमर्ज होने के नतीजे में जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है वो उसका वजन उस वुड के पीस से ज्यादा होता है, जो उसको इनफ अपथ्रस्ट देता है कि वो लिक्विड जो है फ्लोट कर सके। और ऑन द अदर हैंड जो कॉइन है वो इतना फ्लूइड नहीं प्रोड्यूस कर पाता कि उसका जो नेट फोर्स है वो उस पर लग रही हो वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाए। अब यहाँ पे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जो वुड का पीस है उसमें यहाँ पे आप देखें जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, बेयोंटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आप एरोस की जो लेंथ है उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेयोंटिक फोर्स जो है वो ज्यादा है और वेट जो है कम है। तो यहाँ पर जब आप नेट फोर्स निकालेंगे, एफ नेट फोर्स निकालेंगे, तो वो
एफ बी माइनस उसके वेट से आ जाएगी। तो यहां पर चूंकि एफ बी इज ग्रेटर देन इट्स वेट, दैट इज वाई इसके ऊपर अब थ्रस्ट इतनी होगी कि ये उसको ऊपर की तरफ लेके जा सके। बट इन द केस ऑफ द कॉइन आप देख सकते हैं कि उस कॉइन का वेट ज्यादा है, जबकि बायोटिक फोर्स जो कम है, तो इसकी जो नेट फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगी और ये जो कॉइन है ये सिंक कर जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट अब देखते हैं, अब हम जो नेट फोर्स उस पर लग रही है उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं मैथमेटिकली कि वो कितनी आती है। उससे आप किस तरह ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो लिक्विड जो वो मैटर आपने उसके अंदर सबमर्ज किया है उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो उस नेट फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आगे पीछे आपको एक्सप्लेन किया है कि एफ बी माइनस डब्ल्यू के उसका जो बायोटिक फोर्स है उसमें से हम उसका जो वेट है वो माइनस कर देंगे। अब बायोटिक फोर्स ये भी एम एफ जी की इक्वल होती है और जो वेट है उसको हम एम ओ जी से नोट करते हैं। यहाँ पे एम एफ जो है मैस ऑफ द फ्लूइड है, जबकि एम ओ जो है वो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। अब इसको अब हमें पता है कि जो मैस है वो इज इक्वल टू रो वी होता है, क्योंकि जो डेंसिटी वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था रो इज इक्वल टू एम ओवर वी होता है, वहां से एम की वैल्यू आ जाएगी रो वी और इस एम की वैल्यू को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हमारे पास एफ नेट आ जाएगी रो एफ वी एफ जी माइनस रो ओ वी ओ जी। और यहां से अगर आप जी को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जिसकी बेस पर हम नेट फोर्स जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जो रो एफ है ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की, वी एफ जो है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, रो जो ओ है ये डेंसिटी है उस मैटर की जिसको आप सबमर्ज कर रहे हैं और वी नॉट जो है ये वॉल्यूम है उस मैटर का जिसको आप सबमर्ज कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज पुट करके आप जो नेट फोर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर अगर हम डिस्कस करें एक सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड बायोटिक फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो हम मैस और डेंसिटी से फाइंड कर सकते हैं उसकी रेशो लेकर भी। अब यहाँ पे वेट हमारे पास इक्वल होता है एम नॉट जी के और जो उसका फोर्स है बायोटिक फोर्स वो इक्वल होती है एम एफ जी के, जी से जी कैंसिल हो गया। तो अब ये जो रेशो है इसके वेट और बायोटिक फोर्स की ये उनके मैसेज की रेशो के इक्वल होती है, जो इन द लास्ट हमें उनकी डेंसिटी की तरफ भी लेके जा सकती है इन वैल्यूज को रिप्लेस करने से, जो ये एक्सप्लेन कर देती हैं कि उनके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है क्या वो इनफ थ्रस्ट उसको प्रोवाइड कर पा रही है जो उसको फ्लोट करवा सकती है। अब इन्हीं फॉर्मुलेशन को यूज करके यहाँ पे एक एग्जांपल हम उसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में उन्हें ये कहा गया, अ गर्ल परचेज अ गोल्ड क्राउन एट अ फ्ली मार्केट। After she gets home, she hangs the crown from a scale and finds its weight to be 7.84 Newton. She then weighs the crown while it is immersed in water and the scale reads 6.8 Newton. Is the crown made of pure gold? एक लड़की उसने क्राउन खरीदा है, गोल्ड क्राउन खरीदा है, वहां वो उसका जब हवा के अंदर विदाउट लिक्विड जो उसका वेट करती है वो आता है 7.84, लेकिन जब लिक्विड के अंदर इमर्स करके उसका वेट करती है तो वो हमारे पास आता है 6.86। तो वो कंफर्म करना चाह रही क्या ये वाकई गोल्ड का है या नहीं है। तो आइए जरा कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं क्या वाकई ये गोल्ड का है या नहीं है। तो अब हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास वेट ऑफ इन द एयर है कि हवा के अंदर जो उसका वेट है दैट इज 7.84 न्यूटन। उसके बाद वेट इन द वाटर है कि जब पानी को उसके अंदर इमर्स किया जाता है उसका वेट जो वो 6.86 न्यूटन आता है। और हमें पता है कि पानी की जो डेंसिटी है वो 1 × 10⁻³ होती है और डेंसिटी ऑफ द क्राउन में पूछना चाह रहा है कि उस क्राउन की डेंसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले जो हम उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है, जो बायोटिक फोर्स लग रही है जब हम उसको इमर्स करते हैं उसको निकालते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये हवा के अंदर है उसका वेट और ये हमारे पास है लिक्विड के अंदर वेट। तो अगर हम इसकी बायोटिक फोर्स निकालना चाहते हैं तो सिंपली इन दोनों को माइनस कर दें, हमारे पास नेट बायोटिक फोर्स आ जाएगी दैट इज 0.98। तो अब पीछे हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस फार्मूला को जो इसकी डेंसिटी की रेशो है जो इक्वल होती है उसके फोर्स बायोटिक फोर्स और वेट की। तो यहां से हम ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो निकालना चाह रहे हैं। तो रो ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे, ये जो रो एफ है ये इस तरफ आ जाएगा, वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ जाएगी दैट इज 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये जो डेंसिटी होती है ये गोल्ड की ही होती है। सो ये कंफर्म करता है कि क्राउन जो
जो है सॉरी ये गोल्ड की नहीं होती है। जो गोल्ड की डेंसिटी है वो हमारे पास 19.3 होती है, और जो इससे बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि ये वो जो क्राउन उसने लिया है वो गोल्ड का नहीं, प्योर गोल्ड का नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई इंप्योरिटी जो है वो मौजूद है। तो इस तरह आप इस एक्सप्रेशन से जो डिफरेंट मेटल मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर। कि आप इसको ये जो हाइड्रोमीटर है इसको अगर आप किसी भी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो उस लिक्विड की डेंसिटी को कंपेयर करवाता है विद द डेंसिटी ऑफ द वाटर। वो स्टैंडर्ड लेता है, वाटर की डेंसिटी को स्टैंडर्ड लेता है, और फिर जिस लिक्विड में आप उसको इमर्स कर रहे हैं उसकी डेंसिटी को उसके साथ कंपेयर करके उसकी वैल्यू दे देता है। अब इसमें होता है कि ग्लास ट्यूब है जिसके नीचे में लेड शॉट होता है। जब आप उसको किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो ये जो हाइड्रोमीटर है ये फ्लोट करने लगता है, और अगर उसकी डेंसिटी कम हो तो ये उसके अंदर जो है वो डूब जाता है, जिससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है या ज्यादा है। एक और एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हम एक बैलून को हीलियम से फिल कर दें तो अब हीलियम की डेंसिटी जो है वो एयर से कम होती है। तो जब उस बैलून में हम हीलियम फिल करते हैं, उसको छोड़ेंगे तो जो डेंसर मीडियम है यानी कि हवा जो है उस हीलियम को ऊपर की तरफ पुश करेगी, उस पे ऊपर की तरफ बायोटिक फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से वो हीलियम फिल्ड बैलून जो है वो हवा में उड़ने लगता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलास्टिसिटी का। इलास्टिसिटी से क्या मुराद है? इलास्टिसिटी क्या होती है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड मटेरियल टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कि इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि जब उस पर फोर्स लगाई जाए वो डिफॉर्म हो जाए, बट जैसे ही इस फोर्स को, इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाए तो वो जो मटेरियल है वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। ऐसे मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे हमारे पास रबड़ बैंड है कि रबड़ बैंड को जब हम खींचते हैं उसकी शेप चेंज हो जाती है, डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन जैसे हम उसकी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं वो अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप उस पर जब फोर्स लगाएं वो अंडर द इलास्टिक लिमिट लगाएं। अब इस बात को कंफर्म किया है हुक्स लॉ ने। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी मटेरियल के ऊपर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो चेंज आएगा, उसकी शेप में जो लेंथ में जो चेंज आएगा वो उस फोर्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। कि किसी भी स्प्रिंग या किसी भी इलास्टिक मटेरियल के ऊपर जब आप फोर्स लगाएं उसकी इलास्टिक लिमिट के रहते हुए उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो उसके अंदर जो टेंशन एक्सटेंशन आएगी या कंप्रेशन आएगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की। मतलब जितनी आप उस पर फोर्स लगाएंगे उतना ही उसके अंदर चेंज आएगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम खत्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट के आ जाता है, और ये कांस्टेंट के जो है ये फोर्स कांस्टेंट कहलाता है, जिसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होता है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑपोजिट टू द डिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रबड़ बैंड को लेके इस तरफ को खींचते हैं, अब आप उससे फोर्स इस तरफ को लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आप उसने इस तरफ तय किया, बट जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको वापस उसकी ओरिजिनल शेप में इस तरफ लेके आएगी। तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आता है इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर अप्लाइड फोर्स जो है उस एक्सटेंशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, बट शर्त यह है कि आप उसको इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रखें। अब जो उस पर फोर्स लगाई जा रही है जिसकी वजह से उसकी लेंथ में चेंज आता है, हम उसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस कहते हैं तो स्ट्रेस वो फोर्स होती है जो किसी यूनिट एरिया या क्रॉस सेक्शन पे लगाएं तो वो उसमें डीफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस कर दे, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं F/A, यानी कि वो फोर्स जो किसी क्रॉस सेक्शन पर लगाएं जिसकी वजह से उसकी लेंथ में या क्रॉस सेक्शन में तब्दीली आ जाए उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। और इसी के साथ आगे कनेक्टेड है स्ट्रेन। अब ये चूंकि एक फोर्स है इसलिए इसका यूनिट भी जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल ही होता है। अब यहां पर स्ट्रेन है कि जब स्ट्रेस लगाने की वजह से जो उसमें डिफॉर्मिटी आती है, जो उसकी लेंथ में चेंज आता है, एक्सटेंशन में पर यूनिट लेंथ में चेंज आता है,
उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, कि उसकी ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से उसमें कितनी एक्सटेंशन आती है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। उसके मैथमेटिकली x और l लिखते हैं, जहां पर x जो है वो चेंज इन लेंथ है और l जो है वो उसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो ये दो टर्म्स है जो इस्तेमाल होती हैं जब किसी आप इलास्टिक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो चेंज आ जाता है उस अप्लाइड फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं और उसकी वजह से आने वाले चेंज को हम स्ट्रेन कहते हैं। अब स्ट्रेन चूंकि रेशियो है सेम चीज की, यानी ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो इसका कोई यूनिट स्ट्रेन का नहीं होता। अच्छा जी, अब यहां पर जो एक और टर्म इस्तेमाल हुई है दैट इज यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है जी? यंग मॉडुलस ये बताता है कि आप स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेच वायर इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जितनी स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है कि जितनी ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब आप खत्म करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ये जो कांस्टेंट आ रहा है यहां पर इसको हम यंग मॉडुलस कहते हैं। और यंग मॉडुलस को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां से स्ट्रेन को आप इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास यंग मॉडुलस क्या आ जाएगा कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है। तो यंग मॉडुलस को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो यंग मॉडुलस असल में अप्लाइड स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होती है। मैथमेटिकली हम लिखें तो स्ट्रेस हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, उसके यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स, और स्ट्रेन जो होती है वो चेंज इन द लेंथ होती है। तो यंग मॉडुलस के यहाँ पे फॉर्मूला मैथमेटिक्स के रूप से कुछ इस तरह से आता है। ये हर मटेरियल का मॉडुलस जो है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हर मटेरियल का जो यंग मॉडुलस है वो डिफरेंट है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर कि मटेरियल जो वो कितना स्टिफ है, कितना जो इलास्टिक मटेरियल है, उसकी बेस पर हम इसको कंसीडर करते हैं। और किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी को हम जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके जरिए डिफाइन करते हैं। इसको हम चेक करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एक स्ट्रेस टेस्टर की मदद से। स्ट्रेस टेस्टर में हम उस मटेरियल को रख के उसके दोनों तरफ से फोर्स लगा के उसको तब तक उसको खींचते हैं जब तक कि वो टूट नहीं जाता, और एक इस तरह का एक ग्राफ बनता है जो ये एक्सप्लेन करता है कि उस मटेरियल की जो इलास्टिसिटी वो कितनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो पहली रेंज है O से A तक, ये वो मटेरियल है जो परफेक्ट इलास्टिक होता है, जहां पर अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो अप्लाइड स्ट्रेन के इक्वल होती है। उसके बाद ये जो रीजन आ जाता है A टू B, ये इलास्टिक मटेरियल इलास्टिक रीजन कहलाता है, जहां तक जो मटेरियल डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। बट इस रीजन के अंदर भी अगर आप अप्लाइड फोर्स को हटा लें तो मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। उसके बाद प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। ये जो B से C तक का रीजन है इसको प्लास्टिक रीजन कहते हैं, जहां पर मटेरियल जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। और अगर हम इस रीजन के अंदर जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड स्ट्रेस है, उसको रिमूव कर भी दे तो मटेरियल जो परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है। उसके बाद जो C से D वाला रीजन है, ये रीजन जो है ये पॉइंट ब्रेक रीजन कहलाता है। ये वो रीजन है जहां पर मजीद स्ट्रेस अप्लाई करने से मटेरियल जो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस रीजन को B से लेकर D तक को हम प्लास्टिक रीजन कहते हैं, और इस रीजन को हम O से लेकर B तक को इलास्टिक रीजन कहते हैं। इस रीजन के अंदर अगर हम किसी भी मौके पर स्ट्रेस को हटा लें तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ सकता है। बट अगला जो रीजन है उसके अंदर मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट। और इस लिमिट के अंदर आप अगर मटेरियल के ऊपर से फोर्स हटा भी लें तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जांपल है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड एरिया ऑफ 0.3 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड to 0.15 meter within elastic limit by hanging weight of 270 Newton. Calculate stress, strain and Young modulus. अब देखिए यहाँ पर जो लेंथ है वो गिवन है, उसका एरिया भी गिवन है, उसमें जो एक्सटेंशन हुई है वो भी गिवन है, उसके ऊपर जो फोर्स लगी है वो भी गिवन है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेस क्या फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। दोनों वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद स्ट्रेन का फॉर्मूला भी हमें पता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला जो यहां पर गिवन है
ओरिजिनल लेंथ ओवर जो एक्सटेंशन इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दोनों वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास जो स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.03। उसके बाद यंग मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान रेशियो होती है, दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, पुट करें तो हमारे पास यंग मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।